आज के इस व्याख्यान में हम द्वितीय सिख युद्ध और उसके पश्चात पंजाब राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय, इन सब परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। द्वितीय सिख युद्ध के पश्चात जो लाहौर की संधि हुई थी, उसमें पंजाब सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्र दिए थे। कंपनी ने कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्र को डोगरा सरदार गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में दे दिया। इससे वज़ीर लाल सिंह को ईर्ष्या हुई और उसने कश्मीर में विद्रोह करवा दिया। जांच पड़ताल करने पर विद्रोह में वज़ीर लाल सिंह के हाथ का पता लगा तो कंपनी ने उसे वज़ीर के पद से हटा दिया। इस घटना को अंग्रेज़ों ने प्रचारित किया और इससे सिख सरदारों ने यह सोचा कि यदि अंग्रेज़ पंजाब से हट गए तो पंजाब में पुनः अराजकता पैदा हो जाएगी। अतः 15 दिसंबर 1846 को एक आम दरबार में सिखों ने यह तय किया कि महाराजा दलीप सिंह के वयस्क होने तक शासन सत्ता के समस्त अधिकार अंग्रेज़ एजेंट को सौंप दिए जाएं और कंपनी से यह प्रार्थना की गई कि वह लाहौर की संधि में पर्याप्त संशोधन करें। सिख सरदारों के अनुरोध पर 30 दिसंबर 1846 को पंजाब राज्य तथा कंपनी के मध्य नई संधि हुई, जिसे कि भैरोवाल की संधि कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसको लाहौर की द्वितीय संधि के नाम से भी पुकारते हैं। इस संधि की जो 2 प्रमुख बातें थी, एक तो यह है कि महाराजा दलीप सिंह के वयस्क होने तक पंजाब राज्य का शासन एक रेजेंसी परिषद को सौंप दिया गया और अंग्रेज़ रेजिडेंट को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। रानी जिंदन को प्रशासन के अधिकार से बिल्कुल वंचित कर दिया गया। दूसरा, कंपनी की सेना को पंजाब में रखने का फैसला किया गया और इसके लिए पंजाब राज्य ने 22 लाख रुपया वार्षिक कंपनी को देना तय किया। इस तरह से अब यदि हम इन दोनों संधियों का सम्मिलित परिणाम देखें तो वह पंजाब राज्य के लिए बहुत घातक और विनाशक सिद्ध होते हैं। लाहौर की जो संधि थी उससे सिख राज्य का लगभग 2/3 भूमि उसके अधिकार से निकल गई। आय का बहुत बड़ा साधन, आबादी का एक बड़ा हिस्सा हाथ से निकल गया। जम्मू कश्मीर में पृथक डोगरा राज्य स्थापित हो गया और इस तरह रणजीत सिंह ने जिस राज्य को स्थापित किया था उसका छिन्न भिन्न होना प्रारंभ हो गया। सिख सेना को अत्यधिक सीमित करके उसे कमज़ोर कर दिया गया और लाहौर दरबार में अंग्रेज़ रेजिडेंट की नियुक्ति करके पंजाब राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया गया। भैरोवाल की संधि ने इस राजनीतिक स्वतंत्रता का बिल्कुल ही अंत कर दिया। पंजाब की वास्तविक सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई। पंजाब अंग्रेज़ी नियंत्रण में आ गया। कानून व्यवस्था का दायित्व भी अंग्रेज़ों का हो गया और सैनिक असैनिक दोनों तरह का प्रशासन अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। यदि इस समय कंपनी चाहती तो संपूर्ण पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला सकती थी, परंतु गवर्नर जनरल हार्डिंग इस समय पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने का समर्थक नहीं था। वह धीरे धीरे पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना चाहता था। हार्डिंग्स के जाने के पश्चात जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौसी गवर्नर जनरल बनकर आया। वह बहुत अधिक विस्तारवादी महत्वाकांक्षा का व्यक्ति था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसके आने के कुछ समय बाद ही द्वितीय सिख युद्ध छिड़ गया और पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय सिख युद्ध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां जो हैं, यदि हम उनमें दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि सिख सेना जो कि प्रथम सिख युद्ध में पराजित हो गई थी, उसने यह अनुभव किया कि प्रथम सिख युद्ध में उनकी पराजय जो है उनके रण कौशल की अकुशलता के कारण नहीं बल्कि नेताओं के विश्वासघात के कारण हुई। अतः उन्हें विश्वास था
कि यदि वे दोबारा से अंग्रेज़ों से युद्ध करेंगे तो वे अंग्रेज़ों को परास्त कर पाएंगे। दूसरा कारण ये था कि पंजाब में जो नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट था उसने पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। मुसलमानों को विशेष सुविधाएं दी गई जो सिखों की धार्मिक भावना को पसंद नहीं आई। सामाजिक क्षेत्र में भी किए जाने वाले सुधार परंपरावादी सिख समाज को पसंद नहीं आए। भू राजस्व व्यवस्था तथा जमींदारी व्यवस्था में भी जो कुछ परिवर्तन किए गए उससे सिखों का असंतोष और बढ़ने लगा। जब लाल सिंह को पदच्युत करके बनारस भेज दिया गया, उसके पश्चात रानी पर भी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर शासन से पृथक कर दिया गया और उसे पेंशन देकर पंजाब से बाहर भेज दिया गया। इससे सिखों ने संपूर्ण सिख जाति का अपमान समझा और अंग्रेज़ों के विरुद्ध वो कोई ठोस कदम उठाने की सोचने लगे। भैरोवाल की संधि के बाद जो नई संरक्षण परिषद बनाई गई थी उसमें शासन के समस्त अधिकार रेजिडेंट के हाथ में आ गए थे और वह अपनी इच्छानुसार शासन चलाने लगा था। ब्रिटिश रेजिडेंट ने शासन में उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। इससे राज्य प्रशासन में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ने लगा और सिखों का प्रभाव कमज़ोर हो गया। लाहौर की संधि में सिख सेना में भारी कमी करने की शर्त थी। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस और उसके भाई जॉन लॉरेंस ने संधि की शर्त को कार्यान्वित करते हुए हजारों सिख सैनिकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया। बचे हुए सैनिकों के वेतन में भी कमी कर दी, जिससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया और वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध पुनः युद्ध की बात करने लगे। द्वितीय सिख युद्ध का तात्कालिक कारण था दीवान मुल्तान के गवर्नर दीवान मूलराज का अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह। 1844 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मूलराज मुल्तान का गवर्नर बना। लाहौर दरबार ने उसे उत्तराधिकार के रूप में 30 लाख रुपए की मांग की। इसके लिए मूलराज तैयार नहीं हुआ। लाहौर दरबार ने दूसरा प्रस्ताव रखा कि पहले वर्ष में मूलराज 19 लाख के स्थान पर 25 लाख और बाद में 30 लाख रुपया प्रति वर्ष दे, लेकिन मूलराज को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और उसने मुल्तान की सूबेदारी से त्यागपत्र दे दिया। परंतु जॉन लॉरेंस ने उसे कुछ महीने और कार्य करने को कहा। उसने कार्य करने को इस शर्त पर स्वीकार किया कि उसके त्यागपत्र को गोपनीय रखा जाए, अन्यथा लगान वसूली में बड़ी कठिनाई आ सकती है। कुछ दिनों के बाद लॉरेंस के स्थान पर क्यूरी नया रेजिडेंट बनकर आया। उसने मूलराज के त्यागपत्र को सार्वजनिक कर दिया और उसके स्थान पर जो नया गवर्नर था उस चीज़ को सबके सामने कर दिया। उसकी सहायता के लिए उसने 2 गवर्नर एग्न्यू और एंडरसन को मुल्तान भेजा। मूलराज ने अप्रैल 1848 में शांतिपूर्वक मुल्तान का किला उसे सौंप दिया, परंतु उत्तेजित स्थानीय सैनिकों ने उसी दिन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन मूलराज ने भी विद्रोह कर दिया। इसीलिए कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने इन हत्याओं में मूलराज का हाथ होने का आरोप लगाया है, परंतु स्वयं डलहौजी ने इस बात को स्वीकार किया कि इसमें मूलराज का हाथ नहीं था। डलहौजी ने जानबूझकर इस विद्रोह को पंजाब के अन्य भागों में फैल जाने दिया ताकि बाद में उसे पंजाब हथियाने का अवसर मिल जाए। अगस्त 1848 में ही डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेज़ी राज्य में मिलाने का निर्णय ले लिया था। अतः मुल्तान के विद्रोह को समय पर नहीं दबाया गया। परिणाम यह हुआ कि पंजाब के अन्य भागों में भी बन्नू, पेशावर, उत्तर पश्चिम पंजाब में भी विद्रोह फैल गया और सिख लोग अंग्रेज़ों को पंजाब से बाहर निकालने के लिए उठ खड़े हुए। विद्रोह के फैलने का एक कारण तो मूलराज के विद्रोह में रानी जिंदन का हाथ का आरोप लगाकर उसे बाहर भिजवाना था।
दूसरा कारण हजारा के सूबेदार छतर सिंह, जो कि महाराजा दलीप सिंह के होने वाले ससुर थे और राजा शेर सिंह के पिता थे, उनको अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाना था। जबकि बड़े आश्चर्य की बात थी कि राजा शेर सिंह को लाहौर दरबार की तरफ से मूलराज के विद्रोह को दबाने के लिए मुल्तान भेजा गया था। वास्तव में अंग्रेज चाहते थे कि शेर सिंह भी विद्रोही बन जाए ताकि उन्हें पंजाब पर आक्रमण करने का ठोस आधार मिल जाए। इसीलिए शेर सिंह के पिता छतर सिंह का अपमान किया गया। अपने पिता के असम्मान के कारण शेर सिंह को भी विद्रोह में सम्मिलित होना पड़ा। डलहौजी की योजना सफल रही। पंजाब में चारों ओर अव्यवस्था और अशांति फैल गई और मौसम भी सैनिक कार्यवाही के अनुकूल हो गया। अब डलहौजी ने कहा कि सिख राज्य ने युद्ध को आमंत्रित किया है तो उन्हें तीक्ष्ण तीव्र युद्ध मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि लाहौर दरबार तो अभी तक अंग्रेज़ों का वफादार था। लाहौर दरबार में शासन ही अंग्रेज अधिकारी का था। अतः लाहौर दरबार द्वारा अंग्रेज़ों को चुनौती देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ को पंजाब पहुंचने तक यह जानकारी ही नहीं थी कि उसे लाहौर दरबार के समर्थन में अथवा विरुद्ध भेजा गया है। वस्तुतः डलहौजी ने पंजाब पर युद्ध थोपकर उसे हथियाने की योजना अपने कुछ विश्वस्त साथियों तक ही सीमित रखी। इसीलिए पंजाब के विरुद्ध बाकायदा युद्ध घोषित नहीं किया गया। द्वितीय सिख युद्ध की घटनाएं नवंबर 1848 से मार्च 1849 के बीच की हैं। मार्च 1849 में सिख सरदारों शेर सिंह, छतर सिंह, इन सब ने आत्मसमर्पण कर दिया था, मूलराज इन सभी ने, और इसके साथ ही द्वितीय सिख युद्ध बंद हो गया था। युद्ध के बंद होने के बाद 29 मार्च 1849 को घोषणा के द्वारा डलहौजी ने दलीप सिंह के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और इस घोषणा के पूर्व महाराजा दलीप सिंह ने एक आम दरबार में कोहिनूर हीरा और अपना राज्य अंग्रेज़ों को समर्पित कर दिया। दलीप सिंह को पेंशन देकर बनारस भेज दिया। कुछ वर्षों बाद वह इंग्लैंड चला गया और उसकी माँ रानी जिंदन भी इंग्लैंड चली गई। दलीप सिंह ने ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रंजीत सिंह के शक्तिशाली राज्य का अंत हो गया। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक जा पहुंची। अंग्रेज़ों के लिए अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण रखना सरल हो गया। अब अंग्रेज़ों को किसी भारतीय शक्ति से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहा। पंजाब के इस विलय पर इतिहास का कोई भी विद्यार्थी यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार करे तो डलहौजी की इस कार्यवाही को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि सिख सरदारों ने लाहौर और भैरोवाल की संधि का उल्लंघन नहीं किया था। लाहौर दरबार की समस्त सत्ता तथा पंजाब राज्य का सैनिक और असैनिक नियंत्रण अंग्रेज़ों के हाथ में था। संरक्षक परिषद के 8 सदस्यों में से केवल एक ने विद्रोह में भाग लिया था। शेष 6 ने अंग्रेज़ों के प्रति पूर्ण वफादारी दिखलाई थी। 1847 में स्वयं अंग्रेज़ रेजिडेंट ने लिखा था कि कुल मिलाकर दरबार से मुझे उतना सहयोग मिल रहा है जितना कि मैं उचित रूप से अपेक्षा करता हूँ। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ रेजिडेंट की इच्छानुसार संरक्षक परिषद ने सरदार छतर सिंह को विद्रोही घोषित किया। अंग्रेज़ों से शांति स्थापना के लिए सैनिक सहायता मांगी। सेनापति गफ का स्वागत किया और विद्रोह को दबाने के लिए अपने सैनिकों की सेवाएं भी प्रदान की। अंग्रेज़ सेना लाहौर दरबार की सहायता के लिए गई थी और विद्रोह को दबाने के तुरंत बाद लाहौर दरबार को ही समाप्त करना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। स्पष्ट है कि पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का आधार न तो नैतिक था और न ही सिख सेना का विद्रोह।
यह पूरी तरह से डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। मेजर इवेंट्स के शब्दों में यह पवित्र विश्वास का निर्लज्ज हनन था। इस घटना के बाद अब हम देखते हैं कि सिखों की असफलता के क्या कारण रहे। रणजीत सिंह ने जिस सिख सेना का निर्माण किया उसने कई शानदार युद्ध जीते थे। अंग्रेज़ों के साथ लड़े गए युद्धों में भी अंग्रेज़ों को उसने बहुत अवसरों पर बुरी तरह से परास्त किया था। स्वयं अंग्रेज़ लेखकों का मानना है कि भारत को जीतने में अंग्रेज़ों को जितना संघर्ष सिखों से करना पड़ा उतना अन्य किसी भारतीय शक्ति से नहीं करना पड़ा। कई बार तो अंग्रेज़ विजय की आशा छोड़कर युद्ध छोड़ने की योजना बनाने लग जाते थे। स्पष्ट है कि सिखों की पराजय का कारण उनके रण कौशल की कमी नहीं बल्कि उनके नेताओं का विश्वासघात था। उनके नेता लाल सिंह, तेज सिंह, गुलाब सिंह जैसे अंग्रेज़ों से सांठगांठ करके अपनी ही सेना को परास्त करने में उन्हें संकोच नहीं हुआ। खुद रानी जिंदन भी सिख सेना को हराना चाहती थी। सिख सेना में नियुक्त कैप्टन गार्डनर भी अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। ऐसी परिस्थिति में सिख सेना के सफल होने का सवाल ही नहीं उठता। सिख सेना की दुर्बलता का एक कारण आर्थिक भी था। 1839 से 45 के बीच सिख सेना का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। इससे राज्य दिवालिया हो गया। जब सेना की सहायता से नेताओं ने सत्ता हथियाना शुरू किया तो सेना के नेताओं को अपने विषय में भ्रांति पैदा हो गई और उन्होंने अपना समर्थन अधिक से अधिक मूल्य देने वालों को बेचना शुरू किया। इससे सिख सेनाध्यक्षों का नैतिक पतन हो गया जो सिख सेना की पराजय का कारण बना। द्वितीय सिख युद्ध में अंग्रेज़ों की स्थिति प्रारंभ से ही अच्छी थी क्योंकि सिख सेना की संख्या को काफ़ी सीमित कर दिया गया था। लाहौर दरबार और उसके अधीन सिख सेना भी अंग्रेज़ों के साथ ही थी। सिख सेना के पास अस्त्र शस्त्र भी बहुत कमज़ोर होते। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों ने पूरी तैयारी के साथ सिखों के विरुद्ध द्वितीय सिख युद्ध प्रारंभ किया था। इसके साथ ही जो संरक्षक परिषद अंग्रेज़ अधिकारियों के अधीन थी, अंग्रेज़ अधिकारियों ने अपने प्रशासन के दौरान जातीय और धार्मिक मतभेदों का पूरा फ़ायदा उठाया था। बहुत ही और लॉर्ड डलहौजी की सुनियोजित भेद नीति ने सिखों का सर्वनाश कर दिया। उसने बहुत ही गोपनीयता के साथ अपनी योजना तैयार की और इंग्लैंड में संचालक समिति और कंपनी से निश्चित आदेश प्राप्त किए बिना ही अपने व्यक्तिगत दायित्व के आधार पर पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में